हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोग हैं। तो कुंभज क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास रहेगी अपनी प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि क्लास 12th के प्रैक्टिकल अगले मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपको 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। अब प्रैक्टिकल में काफी बच्चों को परेशानी आती है, उसी परेशानी को सॉर्ट आउट करने के लिए ये आपके लिए एक वीडियो रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाएगा। तो आप जो भी बच्चे क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, तो वो सभी बच्चे के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे कंप्लीट प्रैक्टिकल लैब इंस्ट्रूमेंट की, केमिकल्स की, और किस किस तरीके के एग्जाम में अपने को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर अपने को लिखना होता है। मैं सारे प्रैक्टिकल आपको अभी बताने वाला हूं, तो आप सभी इस क्लासेस को देखें, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो करें स्टार्ट कहानी को। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि केमिस्ट्री लैब के अंतर्गत जो भी इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं उनकी बात करेंगे। तो देखो, ये हमारे यदि आपको टाइट्रेशन करनी है, टाइट्रेशन करने के प्रैक्टिकल होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। तो आपको मैं बता दूं, प्रैक्टिकल आपको 4 प्रैक्टिकल करने होते हैं। कितने प्रैक्टिकल जी? 4 प्रैक्टिकल। पहला होता है फिजिकल का, सेकंड होता है इनऑर्गेनिक, थर्ड होता है ऑर्गेनिक, और फोर्थ होता है कंटेंट बेस्ड। कंटेंट बेस्ड आपको 4 प्रैक्टिकल करने होते हैं, जिनका जो वेटेज है वो रहता है 25 मार्क्स का। अर्थात 5 मार्क्स में आपका 3 मार्क्स का होता है रिकॉर्ड और 2 नंबर का होता है वाइवा। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट अपने को जो भी याद रखना है फिजिकल केमिस्ट्री में, इसे बोलते हैं ब्यूरेट। क्या बोलते हैं जी? ब्यूरेट। आपको एग्जामिनर सबसे पहले वाइवा में जैसे प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाता है, तो आपको बस यही पूछता है कि जो आपकी जो ग्लास ट्यूब लगी हुई है, इसे अपन क्या कहते हैं? तो इसे क्या बोलते हैं भाई? ब्यूरेट कहते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात करेंगे। अब देखो, ब्यूरेट अलग अलग टाइप्स की होती है। तो मैक्सिमम केस में हमारे प्रैक्टिकल लैब में 50 ml की जो ब्यूरेट है वो उपयोग में आती है। 25 ml की भी होती है, 10 ml की भी होती है, और 100 ml की भी होती है। 100 ml की हमारे जैसे हायर क्लासेज में अपन जाएं, जैसे बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, वहां काम आती है। लेकिन 50 ml की हमारे ज्यादातर काम में आती है। ये जो लगा हुआ है इसे बोलते हैं स्टॉपर। क्या बोलते हैं? स्टॉपर। यहां से आपको प्रैक्टिकल करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं अपन? देखो, यहां से आपको स्टॉपर को चालू करते हो तो यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप इस तरीके से सॉल्यूशन अंदर आता है। देखो, यहाँ सॉल्यूशन फिल कर देते हैं अपन, सॉल्यूशन फिल करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने को कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डालना होता है ये। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसे बोलते हैं पीपेट। क्या बोलते हैं? पीपेट। इसे बोलते हैं पीपेट। अब पीपेट के ऊपर लगा हुआ है बल्वर। क्या लगा हुआ है? इसे बोलते हैं बल्वर। ठीक है। अगर ये लगा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो क्या करते हैं, इसको अपन मुंह से ही खींचते हैं। अर्थात आपको 12th की लेवल जो भी कंपाउंड दे रखे होते हैं वो इतने हार्मफुल तो होते नहीं है, इसलिए अपन ज्यादातर यूज में जो पीपेट यूज करते हैं वो मुंह से खींचने वाली यूज करते हैं। तो इसे बोलते हैं पीपेट। क्या बोलते हैं जी? पीपेट कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे। अब देखो, पीपेट अलग अलग टाइप की हो सकती है। देखो, ये पीपेट मुंह से खींचने वाली है, वो बल्ब लगा हुआ था उसको दबा करके आप खींचते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसे बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर। क्या बोलते हैं? मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर। इसे बोलते हैं बीकर। क्या कहते हैं जी? बीकर। इसे बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। क्या कहा जाता है? कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क के अंतर्गत अपन जो भी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन वाले प्रैक्टिकल होते हैं उनको करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर से अपन मेजर करते हैं सॉल्यूशन को, और बीकर के अंतर्गत अगर सॉल्यूशन अपने को बनाना होता है तो अपन किसका यूज करते हैं? बीकर का यूज करते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे। देखो, अब बीकर अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। तो देखो, ये कितने एमएल का है भाई? ये 50 ml का है, ये अपना 250 ml का है, और ये अपना 100 ml का है। अर्थात बीकर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ये 500 का भी होता है, ये 1000 ml का भी होता है। ये सारे ml की बात कर रहे हैं, पर लीटर की बात नहीं कर रहे भाई, ml की बात कर रहे हैं। ये 450 ml का भी होता है। अर्थात बीकर अपने को रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं अपन? बीकर कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे। अब देखो, बीकर और हैं ये, इनको भी अपन क्या कहते हैं? बीकर ही कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसे बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर। मैंने बताया था आपको,
ये 100 ml का है। तो देखो मेजरिंग सिलेंडर आपको 1000 ml का भी आता है, 500 ml का भी आता है, 100 ml का भी आता है, 10 ml का भी आता है। अर्थात जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप के अपने को मेजरिंग सिलेंडर भी आते हैं। आगे बात समझो, ऐसा कुछ दिखे तो उसे क्या बोलते हैं, मेजरिंग सिलेंडर। नेक्स्ट, अब देखो मेजरिंग सिलेंडर के फोटो आपको अलग अलग दे रखे हैं। ये है 200 ml का, 200 ml का, ये 1000 ml का है। इसके बाद में ये 100 ml का है, ये 50 ml का है, ये 250 ml का है, ये 500 ml का है। इनको सभी को क्या बोलते हैं, मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इन्हें बोलते हैं वॉच ग्लास। क्या बोलते हैं, वॉच ग्लास। वॉच ग्लास, वॉच ग्लास में क्या करते हैं अपन, कोई भी अपन को सॉलिड कंपाउंड चाहिए, सॉलिड कंपाउंड को अपन इसी के अंतर्गत क्या करते हैं, बे करते हैं। आगे बात समझ में जी, इसे बोलते हैं वॉच ग्लास। नेक्स्ट, अब आपको देखो एक साथ मैं बताता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इन्हें तो अपन बीकर ही बोलते हैं, इनको भी बीकर बोलते हैं। इसे बर्नर बोलते हैं। क्या कहते हैं, बर्नर, इसे बर्नर बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, चाइना डिश बोलते हैं। ठीक है। ये अपना टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, इसे अपन टंग बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये आपको दिख रही है, ये है टेस्ट ट्यूब। क्या है, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब है। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये आपके ड्रॉपर ही है, या इनको पीप ड्रॉपर बोलते हैं। ठीक है। इसे अपन बोलते हैं स्पैचुला। क्या बोलते हैं, स्पैचुला, स्पैचुला बोलते हैं। ये आपके लिटमस पेपर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं जी, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर दे रखे हैं। इसके बाद में ये स्टैंड दे रखा है, स्टैंड दे रखा है। ये यहाँ आपको बर्नर दे रखा है, बर्नर दे रखा है। बर्नर के बाद में ये फनल है। देखो फनल किस टाइप की होती है, इसे बोलते हैं फनल। क्या बोलते हैं, फनल। फनल के बाद में ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब स्टैंड। आगे वाली बात समझ में, इनके अलग अलग नाम होते हैं। यदि आप लेबोरेटरी में जाओगे सभी के नाम आपको दिखा रखा है, आप यहां से नाम भी देख सकते हो। इस तरीके का यदि कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट दिखता है उनके अलग अलग नाम होते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं जी, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, इसे टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। जो टेस्ट ट्यूब पर लगी हुई है इन्हें बोलते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब स्टैंड। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसे बोलते हैं अपन टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, क्योंकि टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने वाला होता है ये, तो इसका नाम हो गया टेस्ट ट्यूब होल्डर। अब देखो ये इसे क्या बोलेंगे, क्लेम्स और जॉब, इसे एडजस्टमेंट के लिए यूज करते हैं अपन, और ये हैंडल होता है। चलो जी नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब देखो इसे कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं, ये बीकर सारे बता दिए, मेजिंग सिलेंडर है, ये स्पैचुला है, ये फनल है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। इसके बाद में ये पीपेट है, ये ब्यूरेट है, ये स्टैंड पर लगी हुई है। स्टैंड के बाद में ये आपको ब्यूरेट है। क्या है, ब्यूरेट, सारे नाम बता दिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब एक बार और देख लो, ये स्टॉप वॉच है, जो अपन घड़ी से अगर कोई मेजरमेंट करना होता है प्रैक्टिकल का तो स्टॉप वॉच का यूज करते हैं अपन। ठीक है। नेक्स्ट, फायर एक्सटिंग्विशर, अर्थात यदि आग लग जाती है तो ये लेबोरेटरी में लगा रहता है अपने आग को बुझाने के लिए। टेस्ट ट्यूब रैक, वॉच ग्लास, वुंसन बर्नर, ब्यूरेट, मैग्नीफायर, माइक्रोस्कोप स्लाइड, लैब एप्रिन। अर्थात यदि आपको 12th में पढ़ रहे हो तो लैब एप्रिन की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन जैसे बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो तो वहां हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करते हैं अपन, तो वहां एप्रिन का यूज अपन करते हैं ताकि कोई भी केमिकल अपने शरीर पर ना गिरे। ठीक है। इसके बाद में पीपेट, सेफ्टी ग्लास, चश्मे लगा लो भाई, पेट्री डिस्क है, ये टंग्स है, ये फिल्टर पेपर है, पीएच मीटर, फोरसेप्स, मोर्टर एंड पेस्टल, बेइंग स्केल। ठीक है। ग्लव्स, इसके बाद में ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, ये थर्मामीटर है। इसके बाद टेस्ट ट्यूब, सिरिंज, इंक्यूबेटर, माइक्रोस्कोप, ऑटोक्लेव, वॉल्यूमेट्री फ्लास्क, स्पैचुला, स्ट्रिंग रॉड, कैलिपर, ड्रॉपर, एलिमेयर फ्लास्क, लिटमस पेपर, बीकर, क्रूसिबल, वॉश बोतल, मैग्नेटिक स्टिकर और फनल। अर्थात आपको ज्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट ज्यादातर यूज होते हैं वो भाई यूज होते हैं, सबसे ज्यादा होती है ब्यूरेट। क्या होती है, अगर आपको याद करना है तो ब्यूरेट सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है। उसके बाद आती है पीपेट। क्या आती है, पीपेट, पीपेट, फनल, मेजरिंग सिलेंडर,
मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर के बाद में टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब होल्डर और ईटीसी। अर्थात आपको सारे कुछ बता रखे, लेकिन आप इनको भी याद कर सकते हो। इतना भी याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो जी, नेक्स्ट बात करेंगे अपन प्रैक्टिकल क्लास की। प्रैक्टिकल क्लास का मतलब जो प्रैक्टिकल आपको पेपर में लगने वाला है, अर्थात वो 30 मार्क्स का होता है, जिसमें मैंने आपको बताया टोटल है 30 मार्क्स, जिसके अंतर्गत 25 मार्क्स तो आपके काम के और 5 मार्क्स में से 3 तो आपका रिकॉर्ड और 2 वाइवा। इस तरीके से नंबर देते हैं। प्रैक्टिकल आपको 4 करने, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और कंटेंट बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे जी, फिजिकल के अंतर्गत एसिड बेस टाइट्रेशन होती है और एक रेडॉक्स टाइट्रेशन होती है। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन के ज्यादातर क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं, क्योंकि एसिड बेस टाइट्रेशन क्लास 10 तक ही पढ़ते हैं अपन, लेकिन जब अपन बात करें क्लास 12 की तो रेडॉक्स टाइट्रेशन आती है। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब समझते हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कौन सी वाली? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड रिडक्शन वाली जो भी आपको पूछता है उसे बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, स्टेप क्या होता है प्रैक्टिकल के? प्रैक्टिकल के स्टेप करने के लिए सबसे पहले यदि रिकॉर्ड बनाना है आपको, तो रिकॉर्ड के लिए याद रखोगे सबसे पहले एक्सरसाइज या ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, उसके बाद में थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी बोलो या प्रिंसिपल बोलो। प्रिंसिपल में आपको मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिखनी होती है, उसके बाद में आयोनिक इक्वेशन। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, आपको पूछे KMnO4 प्लस C2O4 माइनस 2 इन कन्वर्ट Mn+2 प्लस CO2। ये आपको कोई रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, आपको KMnO4 को की रिएक्शन करवानी है ऑक्जेलेट के साथ में, और Mn+2 में जाता है और CO2 बनाता है। ये है इसकी आयनिक इक्वेशन। लेकिन मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिखोगे तो कंप्लीट रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। KMnO4 प्लस H2C2O4 इन कन्वर्ट MnO2 प्लस CO2। इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो आपको सबसे पहले बैलेंस करना आना चाहिए। इसको क्या करना आना चाहिए? बैलेंस करना आना चाहिए। ये करने के बाद में नेक्स्ट करने के बाद में आप इंडिकेटर यूज करोगे। इंडिकेटर ये बताता है कि कलर कहां से हो रहा है, उसको करता है इंडिकेट। आगे बात समझ में। लेकिन KMnO4 स्वयं इंडिकेटर होता है। क्या होता है? KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर होता है। क्या होता है? सेल्फ इंडिकेटर। लेकिन अगर आप एसिड या बेस यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? एसिड या बेस यूज कर रहे हो, तो आपको 2 इंडिकेटर यूज करने होते हैं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन यूज करना होता है। 2 तरीके के इंडिकेटर यूज करते हैं अपन। ठीक है, लेकिन यहाँ KMnO4 के केस में कुछ भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्वयं ही क्या होता है? सेल्फ इंडिकेटर होता है। ठीक है जी। उसके बाद में आप एंड पॉइंट देखोगे। एंड पॉइंट का मतलब है कि KMnO4 का कलर, KMnO4 का कुछ कलर होता है खुद का ही, ये कहां डिसअपियर हो रहा है, कहां डिसअपियर हो रहा है, वही होता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के बाद में ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे, उसके बाद में कैलकुलेशन करोगे, फिर रिजल्ट लिखोगे और प्रिकॉशंस लिखोगे कि सबसे पहले ब्यूरेट को साफ करते हैं। ब्यूरेट को अपने आंखों के जस्ट सामने स्टेट लगाते हैं। सॉल्यूशन में अपन जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसमें ब्यूरेट्स में से कोई भी सॉल्यूशन अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं। ये प्रिकॉशंस होते हैं, तो ये लिख दोगे। ठीक है, ये पूरा पॉइंट आपको जो प्रैक्टिकल की कॉपी होगी उसमें लिखना होता है। ठीक है जी, और रिकॉर्ड में भी लिखना होता है। अब मैं एक झलक दिखा देता हूं किस तरीके से आपको करना है इसको। तो देखो साहब, आई होप आप सभी को ये दिख रही होगी। बोलो भाई, चलो दिख रही है। अब देखो, इसमें पूछा है फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन फॉर दिस पर्पज यू प्रोवाइडेड विद ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टलाइन टाइट्रेंट्स अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, क्रिस्टलाइन फेरस अमोनियम सल्फेट containing 113.06 ग्राम्स ऑफ द सॉल्ट पर लीटर। अर्थात आपको कौन कौन सी रिएक्शन करवानी है? KMnO4 की रिएक्शन करवानी है, KMnO4 की रिएक्शन करवानी है फेरस अमोनियम सल्फेट से। किससे करवानी है? फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 डॉट NH4 टू SO4। ये फेरस अमोनियम सल्फेट होता है, इसे बोलते हैं मोहर सॉल्ट। क्या बोलते हैं? मोहर सॉल्ट। ठीक है, आपको इसमें दिख नहीं रहा है, कम मेरे को लग रहा है, मेरे को ही नहीं दिख रहा, तो आपको कहां से दिख रहा होगा? थोड़ा छोटा करता हूं मैं इसको। चलो जी, अब देखो मैं आपको पूरा समझा देता हूं। ये प्रैक्टिकल में आपको दिखेगा पूरा ही। ठीक है,
अब आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में दे रखा होगा, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आई होप सभी के पास में होगा, ठीक है। और ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप इसको देख करके समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखोगे सबसे पहले तो कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है, जैसे 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 इन कन्वर्ट K2SO4 2MnSO4 3H2O एंड 5O, ठीक है। उसके बाद में फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन करवाओगे H2SO4 की ऑक्सीजन के साथ में, तो Fe2SO4 का होल थ्राइज 2NH4 2SO4 प्लस 13H2O, ये कंप्लीट करोगे, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है, उसके बाद में प्रोडक्ट बन जाएगा। आयनिक इक्वेशन क्या लिखनी है, तो MnO4 Mn+2 में चला गया, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में चला गया, बस यही समझना है आपको, और इससे ये रिएक्शन बन के आ गई। यहां से आपको एन फैक्टर फाइंड करना आता है। एन फैक्टर देखो Mn के साथ में तो 5 आ रहा है और Fe के साथ में 1 आ रहा है, अर्थात यदि MnO4 माइनस का एन फैक्टर निकालना हो तो इसका तो आ रहा है 5 भाई, और आयरन का देखोगे Fe+2 से जा रहा है Fe+3 में, अर्थात इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ, तो इसका एन फैक्टर आ गया 1। कितना आ गया 1। अब आपको क्या बनानी है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल, इंडिकेटर तो आप यूज करोगे नहीं क्योंकि सेल्फ इंडिकेटर है ये, ठीक है। एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे देखोगे एट द एंड पॉइंट ऑफ द कलरलेस सॉल्यूशन चेंज इनटू द लाइट पिंक कलर, लाइट पिंक कलर आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा, उसका एंड पॉइंट हो जाएगा। आगे वाली बात समझ में। इसके बाद में ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओगे आप, ऑब्जर्वेशन टेबल में सीरियल नंबर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेकन बाई पीपेट, अर्थात 20-20 ml लोगे आप, जो कॉनिकल फ्लास्क के अंतर्गत सॉल्यूशन लेना है, कॉनिकल फ्लास्क के अंतर्गत जो सॉल्यूशन लोगे वो 20-20-20, अर्थात 3 प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं आपको। 3 प्रैक्टिकल करोगे तो इनिशियल रीडिंग तो 0-0 आएगी, लेकिन जैसे फाइनल आपने जैसे ही प्रैक्टिकल स्टार्ट किया, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के बाद में जैसे फर्स्ट रीडिंग आपकी आई 19 पर और सेकंड रीडिंग आई 19.2, थर्ड भी 19.2, अर्थात 2 रीडिंग सेम आ गई ना, तो इससे अपन क्या फाइंड कर लेंगे भाई, इसकी हो गई लास्ट रीडिंग, लास्ट रीडिंग यही हो जाएगी, तो 19.2 हो गई, क्या हो गई 19.2। चलो जी, तो 19.2 ml इसकी क्या हो गई, फाइनल रीडिंग हो गई। अब आपको करनी है कैलकुलेशन, क्या करोगे जी, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना है कि कितने ग्राम आपको फेरस अमोनियम सल्फेट लेना है। तो फेरस अमोनियम सल्फेट में आपको पेपर में देगा कि M/30 का बनाना है या M/20 का बनाना है या 250 ml में बनाना है, ये आपको देगा पेपर में, ठीक है। तो देखो आप जानते हो कैपिटल M बराबर W/MW इनटू 1000 डिवाइड बाई B इन ml। जैसे मेरे को बोला कि भाई M/30 का बनाना है, M/30 का मतलब 1/30 का बनाना है, W कितना लोगे, तो W तो मेरे को फाइंड ही करना है, MW। अब फेरस अमोनियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 392.12 इनटू 1000 डिवाइड बाई कितने ml बनाना है, अब ये बनाना है 1000 ml में, किसमें बनाना है 1000 ml में, तो 1000 आ जाएगा यहाँ, तो इससे ये कट गया, ठीक है। अब आपको x निकालना है, x बराबर 392.12 डिवाइड बाई 30, ठीक है। तो 30 से डिवाइड करोगे, इसको पॉइंट को हटाया, 2 जीरो और बढ़ा दोगे, ये 3 जीरो को ऊपर भेजोगे तो 10⁻³ में चली जाएगी, ठीक है। अब कर लो इसको 1, इसके बाद में 3, इसके बाद में 204, अर्थात 10⁻³ 3 पॉइंट लगा दो तो 13.2, अर्थात आपको 13.2 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट लेना होगा यदि 1000 ml सॉल्यूशन के अंतर्गत, और कैसा सॉल्यूशन बना रहे हो M/30 का सॉल्यूशन बनाओगे तो आगे बात सब भाई समझ में, क्योंकि सबसे पहले मोलरिटी फाइंड करोगे आप, ठीक है जी। अब सॉल्यूशन बना लिया आपके, टाइट्रेशन हो गई, टाइट्रेशन के बाद में आपको कंसंट्रेशन फाइंड करनी होती है KMnO4 की, किसकी, KMnO4 की, क्योंकि एक की तो आप सॉल्यूशन खुद का बना रहे हो, खुद का सॉल्यूशन बना रहे हो ना, और दूसरे का आपको फाइंड करना होता है, तो दूसरे का फाइंड करके कैसे करेंगे बताओ, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है M1V1/N1 इक्वल टू M2V2/N2, ये फॉर्मूला होता है। अब M1 तो मेरे को फाइंड करना है X, और मैंने कहा कि 19.2 इसका लगा है, 19.2 ml इसका सॉल्यूशन लग गया, और इसका एन फैक्टर है 5 इक्वल M2 का मतलब आपने 1/30 का सॉल्यूशन लिया था, ठीक है जी। B2 कितना लिया, B2 मतलब 20 ml लिया था आपने, 20 ml ही तो ऐड किया था, ठीक है, अपॉन 1। अब इसको कैलकुलेशन कर लो तो यहां से X कंसंट्रेशन में आ जाएगी। बोलो भाई, ये फॉर्मूला कोई परेशानी, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अपने को कंसंट्रेशन नहीं पूछता, आपको पूछता है स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ पूछता है तो आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन निकाल लो और उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना K-4 से, तो उससे क्या निकल जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ निकल जाती है, और वो भी किसमें निकलेगी, ग्राम पर लीटर में। बोलो भाई यही कर रखा है M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, अब ये हो गया, तो ये आपकी कंसंट्रेशन आ गई, और ये आपको यदि सॉल्यूशन ये आ गया, इसके बाद में इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, और मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। कर लोगे भाई, इतना करना है आपको, इसके बाद रिजल्ट लिख देना। चलो जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेडिकल की। ये होते हैं इनऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल। किसके होते हैं जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हैं ये, और सबसे ज्यादा मार्क्स के भी होते हैं और सबसे ज्यादा हार्ड भी यही होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि रेडिकल्स में अपन को किस तरीके से पहचानना है। तो आपको यदि पूछे एसिड रेडिकल, क्या पूछे, दो तरीके के रेडिकल होते हैं, एक तो होते हैं एसिड और एक होते हैं बेस। बेस का मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यही याद रखना है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो बेसिक है, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होंगे, एसिड वाले। ठीक है जी, अब देखो कार्बोनेट हो गया, सल्फाइड हो गया, सल्फाइड हो गया, नाइट्राइट हो गया, एसीटेट हो गया, इनको डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करते हैं। ये कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइट, ऑक्जेलेट। और जनरल ग्रुप है अपने, एक तो सल्फेट है, एक फॉस्फेट है। ठीक है भाई, ये पहचान जाओगे आप, ये इनके नाम है। इसके बाद में नेक्स्ट, यदि आपको पहचानने हो किस नेचर के, बेसिक नेचर के, किस नेचर के जी, बेसिक नेचर के, बेसिक के ऊपर पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट ग्रुप के अंतर्गत आते हैं Pb+2, Ag+, Hg+2। ठीक है, इसके बाद में सेकंड ए ग्रुप में आते हैं Hg+2, Pb+2, Bi3+, कॉपर+2। ठीक है, इसके बाद में Cd+2। थर्ड सेकंड बी में आते हैं आर्सेनिक+3, एंटीमनी+3, Sn+2, Sn+4। थर्ड ग्रुप में आते हैं Al+3, Fe+3, क्रोमियम+3। फोर्थ ग्रुप में आते हैं जिंक+2, Mn+2, Ni+2, CO+2, अर्थात ये कोबाल्ट है। क्या है जी, कोबाल्ट। फिफ्थ ग्रुप में आते हैं बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम+2 में। सिक्स्थ ग्रुप में आते हैं Mg+2, और सेवंथ ग्रुप में, और या जीरो ग्रुप बोलो, अमोनियम, सोडियम और पोटेशियम, अर्थात ये ग्रुप है इनके। तो इस तरीके से इनका अपन टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, अगर सॉल्ट दे रखा हो, डाइल्यूट H2SO4 दे रखा हो आपको, तो कौन कौन से रिएक्शन करेंगे, तो देखो इसमें कौन करेगा, कार्बोनेट करेगा। इसमें करेगा कार्बोनेट, कार्बोनेट कर लेगा, सल्फेट कर लेगा, सल्फाइड -2 कर लेगा, और NO2 माइनस कर लेगा, और CH3COO- रिएक्शन कर लेगा डाइल्यूट एसिड के साथ में। इसके साथ में कंसंट्रेट के साथ में कौन कौन करते हैं भाई, कंसंट्रेशन क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, NO3 माइनस और ऑक्जिलेट। ये रिएक्शन किसके साथ में करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में। और देखो ये भी दे भी रखे हैं ऊपर की साइड में। नेक्स्ट, अगर आपको किस तरीके से अपन टेस्ट करें, ये टेस्ट की टेबल है, आपको दिख रही है क्या, ये दिख रही है, कम दिख रही है। देखो अब आपको क्या देगा, एक सॉल्यूशन देगा, सॉल्यूशन में आप डाइल्यूट HCl डालोगे, उससे देखोगे पीपीटी बन रही है नहीं बन रही। अगर बन जाएगी तो इधर कर लोगे काम, नहीं बनेगी तो आगे चलोगे। इसके बाद में फिर ऐड करोगे, ऐड करते करते नीचे पहुंच जाओगे। मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा क्योंकि आपको ये दिख नहीं रही है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सभी के नाम है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल दे रखे हैं आपकी बुक में, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत COOH का प्रैक्टिकल याद करना है, OH का, इसके बाद में CONH2 अमाइड का, इसके बाद में CHO का, इसके बाद में कीटोन का, C डबल बॉन्ड O, और इधर CH3 लगा दो दोनों साइड, कीटोन का। ये टेस्ट याद रखने, अर्थात जिनके ऊपर नाइट्रोजन एब्सेंट है, अर्थात कंपाउंड में नाइट्रोजन एब्सेंट है तो नाइट्रोजन एब्सेंट ही रहेगा, और नाइट्रोजन एब्सेंट है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट किसमें, अमाइड में प्रेजेंट। जहां नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वहीं नाइट्रोजन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, बाकी सारे क्या है, नाइट्रोजन एब्सेंट। तो सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल करना है आपको, तो ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल में याद रखना है भैया, ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल में क्या याद रखोगे, फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप
फंक्शनल ग्रुप में याद क्या रखना है, सबसे पहले आप लिखोगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आप लिखोगे फिजिकल स्टेट। क्या लिखोगे? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में आपको 4 स्टेट याद रखनी है, देखने में कैसा लग रहा है, अर्थात नेचर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, दूसरा या पहला लिखो फिजिकल स्टेट। क्या लिखोगे? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बाद में दूसरा कलर। कलर देख सकते हो आप। थर्ड ऑर्डर। फोर्थ नेचर। नेचर का जैसे कैसे पता करोगे? नेचर का आपको लिटमस पेपर मिलेंगे। लिटमस पेपर में या तो एसिडिक हो सकता है, या फिर बेसिक हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। क्या हो सकता है? न्यूट्रल हो सकता है। इसके बाद में जला करके देख लेना, यदि व्हाइट फ्यूम के साथ में जल रहा है, व्हाइट फ्यूम के साथ जल रहा है तो एलिफेटिक है। क्या है? एलिफेटिक। और यदि काली धुआं ब्लैक के साथ में जला, सूटी फ्लेम। क्या बोलते हैं? सूटी फ्लेम। सेकंड है सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब काली धुआं के साथ जल रहा है तो ये है एरोमेटिक। क्या है जी? एरोमेटिक। ये हो गया। उसके बाद में सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी, जिसमें यदि नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन कलर देगा ग्रीन पीपीटी, और नहीं है तो नाइट्रोजन को एब्सेंट करके आगे सीधा कैसे बढ़ जाओगे? फंक्शनल ग्रुप पे बढ़ जाओगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है कंटेंट बेस्ड। किसका आता है? कंटेंट बेस्ड। कंटेंट बेस्ड में आपको जैसे पहला दे रखा है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। क्या दे रखा है? एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आपको पूरी फाइंड करनी होती है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में क्या करवाते हैं भाई, बोल दो आप। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंतर्गत एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड एंड बेस। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंतर्गत सबसे पहले आपको केमिकल्स यूज होते हैं। क्या होते हैं जी? केमिकल्स यूज होते हैं, जिसके अंतर्गत आप कोई भी ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, या वीक एसिड ले लो, या वीक बेस ले लो, कोई भी ले लो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इनकी होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। इसके लिए इंडिकेटर जो अपन यूज करते हैं, इंडिकेटर अपन यूज करते हैं। इंडिकेटर अपन यूज करते हैं, एक तो करते हैं मिथाइल ऑरेंज। क्या करते हैं? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के बाद करते हैं फेनोप्थिलीन। फेनोप्थिलीन यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से रीडिंग लेते हैं अपन। यहां ब्यूरेट के अंदर बेस डाल दो, ब्यूरेट के अंदर या तो डाल दो बेस या डाल दो एसिड, लेकिन ज्यादातर केस में अपन क्या डालते हैं? बेस ही डालते हैं। ठीक है, उसको टाइट्रेट करते चले जाते हैं। मिथाइल ऑरेंज को आप देखोगे तो यदि एसिड है तो रेड कलर देगा ये। ठीक है, और बेस है, क्या है? बेस, तो येलो कलर देगा। क्या देगा? येलो कलर देगा। फेनोप्थिलीन बेस के साथ में तो कलर देता है पिंक, और जबकि एसिड के साथ में रिएक्शन ही नहीं करता है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल को समझना है। प्रैक्टिकल का 30 मार्क्स होता है भाई। कितना होता है? 30 मार्क्स। 30 मार्क्स में यदि आपको प्रॉपर तरीके से आता है 30 मार्क्स, ये मैं बता रहा हूं क्लास 12 के लिए। क्लास 12 के लिए 30 मार्क्स का होता है, अर्थात 25 मार्क्स और 5 मार्क्स। ये तो आप अपने हाथ में ही है, बाय बार रिकॉर्ड वाले। 25 में से आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म भी करते हो और कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिखते भी हो, तो आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। कहीं से भी आप पढ़ लो, गवर्नमेंट टीचर यदि प्रैक्टिकल लेने आता है तो वहां देख लो, या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो। अर्थात प्रैक्टिकल आपकी समझ को विकसित होना चाहिए। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को आंखें बंद करके ना उतारें, उसको जैसे भी उतारें आप देख करके उतारें, ताकि उसमें लिख क्या रहे हो ये बात अपने को मेन समझ में आनी चाहिए। आई होप आप सभी को केमिस्ट्री के लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट और किस तरीके से अपने को प्रैक्टिकल करना आना चाहिए वो समझ में आ गया होगा। और आप हमारे सभी चैनल से जुड़ सकते हो। यूट्यूब पर सारी लिंक दे रखी है आपको। मैं जो टेलीग्राम वाली लिंक है वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ताकि आप वहां से भी ये पीडीएफ देख सकते हो। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपके जो डर है अंदर का उसको खत्म करने का काम करेगा। आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम पर ऐड हो जाएं, आपको नोट्स भी मिलेंगे, सारा कंटेंट भी मिलेगा, सब कुछ फ्री है। अभी फ्री चल रहा है तो फ्री का लाभ उठाएं। कभी पैसों में मिलेगा तो फिर वहां लेने में परेशानी आएगी। तो अभी स्टार्ट कर दें ये काम, ताकि अभी के लिए आपको सारी चीजें फ्री मिलने वाली हैं। ठीक है, रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।